गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में लेसन 7 देख रहे थे, समाज और महिलाओं की भूमिका। तो आइए आज देखते हैं समाज और महिलाओं की भूमिका। हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे? परिवर्तन के लिए सीखना, ये हम पढ़ चुके थे। तो आज देखेंगे महिला आंदोलन। वर्तमान में महिलाओं एवं लड़कियों को पढ़ने तथा स्कूल जाने का अधिकार है। देखिए यहाँ पर वर्तमान में महिलाओं एवं लड़कियों को पढ़ने तथा स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं, जैसे कानून में सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहाँ लड़कियों एवं महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग आजकल महिलाओं को भी, लड़कियों को भी पढ़ने के लिए अधिकार दिया जाता है। अब प्राचीन समय में ऐसा नहीं था, है ना। तो आजकल जैसे और चीज़ों में भी सुधार आया। कौन कौन से कानून सुधार? हिंसा, स्वास्थ्य, जहाँ लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए क्या किए हैं? संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों में कई महिलाएं तथा कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। देखिए यहाँ पर इन संघर्ष को क्या कहा जाता है? महिला आंदोलन। देश के विभिन्न भागों में कई महिलाएं तथा कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं, इसमें भाग लिए हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा तथा उसकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। यानी एक अच्छी, मतलब जैसे महिलाओं के लिए क्या किए लोग, मतलब महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किए, संघर्ष किए। तो यहाँ पर देखिए इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा तथा उसकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन, यानी जीते जागते हैं ना। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने तथा न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया है। इनकी कुछ झलकियाँ आप यहाँ भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग अभियान। भेदभाव तथा हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो भेदभाव तथा हिंसा के विरोध में अभियान जो चलाते हैं वह महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बनाया गया है जिससे घर के अंदर शारीरिक तथा मानसिक हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। यहाँ देखिए सन 2006 में कानून बनाया गया है जिससे घर के अंदर शारीरिक एवं मानसिक हिंसा से पीड़ित महिलाओं की कानूनी सुरक्षा मिल सके। इसी प्रकार महिला आंदोलन के अभियान के कारण 1997 में 1997 है ना में सर्वोच्च न्यायालय में कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाएं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशाखा कमेटी गठित किए जाने की दिशा निर्देश जारी किए हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना है ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी कमेटी गठित किए गए हैं? विशाखा कमेटी गठित किए जाने की दिशा निर्देश जारी किया गया है।
दहेज से संबंधित कानूनी बालिकाओं के लिए 1098 यानी 1098 98 टोल फ्री नंबर दिया है, जिससे उन्हें कभी भी सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके। यहाँ देखते हैं हम लोग बालिकाओं के लिए कौन से नंबर, यानी चाइल्ड हेल्प नंबर बोलना चाहिए, 1098 टोल फ्री नंबर दिया गया है, जिससे उनको कभी भी सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके। जागरूकता बढ़ाना महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य महिलाओं के अधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना भी है। महिला आंदोलन का प्रमुख कार्य क्या है? महिलाओं के अधिकारों के प्रति समाज में जागरूक करना या जागरूकता को बढ़ाना। गीतों, नुक्कड़ नाटकों एवं जनसभाओं के माध्यम से वे अपने संदेश कहाँ तक पहुँचाते हैं? लोगों के बीच पहुँचाते हैं। विरोध करना जब कभी भी महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत असरकारक तरीके अपनाते हैं। तो महिला संगठन विरोध करने के लिए क्या क्या करते हैं? कभी भी महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, तो जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ क्या करते हैं? आवाज़ उठाते हैं। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं? रैलियां निकालती हैं, प्रदर्शन आदि, मतलब लोगों पर जल्दी असर करता है। जो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। लेसन 8 मीडिया और विज्ञापन। बच्चों, आप लोग जानते हैं मीडिया क्या है, विज्ञापन भी है ना। तो हम लोग जानना चाहेंगे मीडिया के बारे में। जैसे मीडिया हो गया, हम लोग घर बैठे मतलब देश की किसी भी जगह की खबर हम लोग देख सकते हैं। तो जैसे हो गया रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधन रहते हैं, जो सामूहिक रूप से मीडिया यानी संचार के माध्यम हम लोग मतलब जो सामूहिक रूप से रहते हैं, जो इंटरनेट और संचार के साधन रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मीडिया, है ना। मीडिया या संचार के माध्यम। मीडिया क्या करती हैं? लोगों तक खबरें पहुंचाती हैं, है ना। विज्ञापन लोगों का ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका है ना। ऐड देता है, जैसे इसमें हम लोग कुछ देखते रहते हैं तो क्या देता है? विज्ञापन। तो हम उसको देखना भी नहीं चाहते, है ना, वही विज्ञापन। तो हम लोग देखेंगे मीडिया और विज्ञापन के बारे में। आप सभी रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों पर बहुत से समाचार सुनते पढ़ते हैं ना। बारिश में, गर्मी में, ठंडी में हमें क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे स्वस्थ रहें आदि के बारे में जो रेडियो या टीवी को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, उन्हें रेडियो या टीवी नितांत चालू चाहिए होता है, यानी हमेशा। आपको भी रेडियो या टेलीविज़न पर कोई कार्यक्रम अच्छा लगता होगा क्या? कभी आपके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि हमें कैसे घर बैठे ही विश्व की खबरों को देखने, सुनने और पढ़ने को मिलता है? किसी भी संदेश को हम तुरंत विश्व के किसी भी कोने में तुरंत कैसे भेजते हैं? आप इन सब प्रश्नों के उत्तर खोजें और मीडिया क्या है इसे जानिए। तो हम यहाँ देखेंगे रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधन को सामूहिक रूप से मीडिया या संचार माध्यम कहा जाता है। इन सबको क्या कहते हैं? मास मीडिया भी कहा जाता है।
यहाँ देखिए डायग्राम में एक एक चीज़ का बनाया हुआ है संचार माध्यम मीडिया के रूप में। तो यहाँ संचार माध्यम मीडिया के रूप में क्या देखिए वार्तालाप, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, वीडियो फ़ोन, है ना। तो मुद्रण माध्यम यानी जो छापता है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक एवं जर्नल। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या क्या है, फिल्म, रेडियो, दूरदर्शन, ऑडियो, वीडियो कैसेट, डिस्क आदि। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुँचती है। टेलीविज़न, रेडियो, सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया ये सब है ना, इंटरनेट, मोबाइल और समाचार पत्र। प्रिंट मीडिया के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। समाचार पत्र समाचार पत्रों की शुरुआत कहाँ हुई थी जी, कोलकाता में, है ना। कोलकाता में हुई, जो कुछ निश्चित क्षेत्रों तक ही सीमित था। समाचार पत्र की शुरुआत कहाँ हुई थी, कोलकाता से। कुछ निश्चित क्षेत्रों तक ही वह फैला हुआ था। समय के साथ साथ छपाई कला में दक्षता आई और छपाई के साथ छपाई के बहुत से मशीन आ गए। दक्षता यानी अच्छी, है ना। छपाई कला में दक्षता आई और छपाई में बहुत से मशीन आ गए जो रंगीन प्रिंट भी देने लगे। प्रायः शहरों में देखते हैं, चाहे बारिश भरी रात हो या ठंड से भरी सुबह हो, उनकी सुबह दिनचर्या यानी की शुरुआत किससे होती है, समाचार पत्रों की बहुत सारी जानकारियाँ के साथ होती है। समाचार पत्रों में केवल सूचनाएं ही नहीं बल्कि खेल, मनोरंजन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, साहित्यिक, धर्म, हॉलीवुड, बॉलीवुड की खबरें भी होती हैं। ये विभिन्न विज्ञापनों का समावेश भी समाचार पत्रों में होता है। समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं हमें। यहाँ देखते हैं हम लोग, तो यहाँ डब्बे में देखते हैं, शिक्षक की सहायता से उत्तर दीजिए। भारत का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ और किसने किया। भारत का पहला समाचार पत्र दिग्दर्शिका सन 1818 में केसी रायपुर बंगाल से प्रारंभ हुआ। इसे मार्शमान ने प्रारंभ किया था। आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो हम लोग नहीं पढ़े हैं ना। तो छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र है। हम लोग 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसमें पढ़ चुके हैं शायद हम हिस्ट्री से। छत्तीसगढ़ का समाचार पत्र क्या है, पहला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र। और है पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंडेय साप्ताहिक समाचार पत्र 30 में 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। आपके क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित समाचार पत्रों के नाम लिखिए। हमारे क्षेत्र में कौन कौन से समाचार पत्र सबसे अधिक हैं, नवभारत है, दैनिक भास्कर है और देशबंधु, हरिभूमि, नई दुनिया, ये सब चल रहा है ना। तो आगे देखेंगे हम लोग, क्या आपके क्षेत्र में कोई अंग्रेजी समाचार पत्र आता है, यदि हाँ तो उसका नाम लिखिए। आता है ना अंग्रेजी समाचार पत्र भी, उसमें है टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन क्रॉनिकल,
इंडिया, ये सब के बारे में, है ना। और यहाँ देखिए, समाचार पत्र पढ़ने से हमारा किन किन कौशलों का विकास होता है। समाचार पढ़ने से हमारे कौशलों दक्षताओं का विकास निम्न प्रकार से होता है, बोलना चाहिए। कौन कौन से क्षेत्र में होता है? पढ़ने व लिखने में, भाषा में हम क्या होते हैं, पूर्ण तरीके से जान लेते हैं। अक्षर और शब्दों की अक्षर और शब्द पहचाने सीखते हैं फर्स्ट में, और बहुत सारे हैं ऐसे। तो आगे देखेंगे, समाचार पत्र कौन कौन सा हिस्सा आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, ये अपनी अपनी राय देंगे, है ना। अगला देखेंगे रेडियो। क्या देखेंगे? रेडियो। रेडियो का उपयोग खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है, पर आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी रेडियो नहीं चलाई जाती है ना। यह प्रायः लोगों के मनोरंजन का साधन होता है। लोग गाना सुनते हैं, बच्चों एवं कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए भी रेडियो सुनते हैं। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व लोग रेडियो बड़े चाव से सुनते थे ना, जिसे आप पुरानी फिल्मों में देख सकते हैं। आज भी लोग प्रधानमंत्री की मन की बात सुनने के लिए रेडियो को अपने जीवन का हिस्सा बनाए हुए हैं। विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, एफएम आदि आकाशवाणी केंद्र प्रचलित है। क्षेत्रीय बैंड इन्हीं आकाशवाणी केंद्रों का अंग है। इसके माध्यम से जिन बोलियों की लिपि नहीं है, ऐसे बोलियों के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। यहाँ देखिए, रेडियो की मोनो को देखकर उस पर लिखे हुए नारा को बताइए और हिंदी में अर्थ समझाइए। आजकल तो रेडियो देखने को भी नहीं मिलता है ना, पर उसमें ये लिखा रहता है ना, रेडियो के मोनो पे लिखे नारा, बहु जनहिताय बहुजन सुखाय है, ये लिखा रहता है। यानी बहुजन हिताय यानी सभी लोगों का कल्याण हो, और बहुजन सुखाय यानी सभी लोग सुखी हों। आपके रेडियो में प्रसारित होने वाले कौन कौन से कार्यक्रम पसंद हैं और क्यों? बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोग बाद में देख सकते हैं, पहले हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। टेलीविज़न, क्या पढ़ेंगे हम लोग? टेलीविज़न। कुछ वर्षों पहले टेलीविज़न का मतलब सिर्फ मनोरंजन हुआ करता था। कुछ वर्षों पहले टेलीविज़न का मतलब क्या होता था? मनोरंजन। बच्चे हो या बड़े, सबको रविवार का इंतजार रहता था। रंगोली, जंगल बुक, चंद्रकांता, रामायण, महाभारत, शक्तिमान आदि कार्यक्रम का आनंद लोग टीवी के सामने समय से पहले ही बैठे रहते थे। ऐसे होता है था ना पहले, जब बोलना चाहिए कम से कम 2003-4 की भी बात है। उस समय इतना टेलीविज़न एकदम पूर्ण रूप से प्रसारित नहीं हो चुका था। तब क्या करते थे लोग, गांव में किसी भी प्रोग्राम में लेके आते थे और सब क्या होते थे, इकट्ठा होकर के देखते थे। मतलब टाइम से पहले ही आ जाए रहते थे। कुछ घरों में तो टॉकीज जैसा नज़ारा होता था, यानी पूरा घर भरा पड़ा रहता था। पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर टीवी देखते थे।
आप अपने दादा दादी माता पिता से पूछिए उन्हें किस तरह फिल्म का इंतजार हुआ करता था। चित्र स्पष्ट न आने पर एंटीना को इधर उधर घुमाते रहते और मुखबिर समाचारों का नकल करते रहते थे। आज सभी के लिए अलग अलग चैनल है, जैसे फिल्म, धार्मिक चैनल, बच्चों का चैनल आदि। समाचार तो 24 घंटे चलता है। लोग अपनी पसंद और स्वयं के लिए उपयोगी चैनल का उपयोग करते हैं। दूरदर्शन में चलचित्र को देख सकते हैं और आवाज़ को सुन सकते हैं। यदि उनको टीवी देखना था तो उनको सिग्नल का भी प्रॉब्लम होता था, तो वे क्या करते थे, एंटीना को इधर से उधर घुमाते फिरते थे, है ना। तो आज सभी के लिए अलग अलग चैनल बना हुआ है, जिससे फिल्म, धार्मिक चैनल, बच्चों का चैनल आदि। समाचार तो 24 घंटा चलते रहता था। तो हम लोग देखेंगे मीडिया का महत्व। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मीडिया का महत्व। मीडिया का महत्व। मीडिया आज समाज निर्माण व पुनर्निर्माण का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? पुनः निर्माण करने का कार्य कर रहा है। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं। लोग मीडिया की शक्ति को पहचानते हुए इसका उपयोग लोक परिवर्तन के लिए करते हैं। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, मीडिया ने ही हमें देशभक्ति व उत्साह भरने का कार्य किया था। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो देशभक्ति उत्साह भरने का काम क्या था? देशभक्ति व उत्साह भरने के लिए मीडिया, है ना। मीडिया जन जागरूकता लाने का कार्य करता है। जैसे आपने देखा है, जब भी पोलियो की दवा पिलाने के लिए अभियान हो, एड्स के प्रति जागरूकता लाना हो, लोगों की यहाँ देखिए, मजदूरी को रोकने का प्रयास करना हो, दवा पिलाने के लिए अभियान हो, एड्स के प्रति जागरूकता लाना हो और लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करना हो, बाल मजदूरी को रोकने का प्रयास करना हो, धूम्रपान के खतरों से अवगत कराना हो, चाहे देश के भ्रष्टाचारियों व कड़ी नज़र रखना हो, तो मीडिया के सभी माध्यम सक्रिय हो जाते हैं। आपने यह तो टीवी पर जरूर देखा होगा कि आपकी सुरक्षा के लिए रेलवे फाटक बंद रहने पर पार ना करने की सलाह दी जाती है ना। हेलमेट का उपयोग करने के लिए भी कितना अच्छा कहा जाता है, आपका सिर आपकी मर्जी। आजकल जगह जगह क्या करते थे, कुछ दिन पहले बैरियर लगाते थे और जो व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता था उसके पास पनिशमेंट, है ना, उनको पनिशमेंट भरना पड़ता था। आगे देखेंगे जनसंपर्क। क्या पढ़ेंगे? जनसंपर्क। जनसंपर्क का सीधा अर्थ है जनता से संपर्क। क्या है? जनता से सीधा संपर्क। जनसंपर्क का एक प्रक्रिया है जो किसी निश्चित उद्देश्य से व्यक्ति या वस्तु की छवि, महत्व एवं विकास के समूह
निश्चित उद्देश्य से व्यक्ति की छवि, महत्व एवं शिक्षा को समूह अथवा समाज में स्थापित करने में सहायक होती है। जनसंपर्क के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से समाज या समूह से जीवंत संबंध बनाने की इसमें यह सेतु का कार्य करता है, यानी पुल है ना। जनसंपर्क संचार और संप्रेषण का पहला पहलू है, जिसमें किसी व्यक्ति या संगठन तथा इस क्षेत्र से संबंधित लोगों के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है। इस प्रकार यह सेवा लेने वालों तथा देने वालों के बीच एक सेतु का काम करता है। यह एक द्विपक्षीय कार्रवाई है, जिसमें सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान होता है। केंद्र तथा राज्य सरकारों की योजना और उपलब्धियों को प्रसारित करने के लिए जनसंपर्क विभाग स्थापित किया जाता है। केंद्र और क्या चीज़, राज्य सरकार की योजना एवं उपलब्धियों को फैलाने के लिए जनसंपर्क विभाग स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ में जनसंपर्क का मुख्य कार्यालय रायपुर में है। कहाँ है? रायपुर में। और सुविधा के लिए प्रत्येक जिले में जनसंपर्क कार्यालय खोला गया है। किसी भी संगठन या किसी संस्था का जनता के साथ जो संबंध बनाता है उसे क्या कहते हैं? जनसंपर्क, है ना। क्या है? किसी भी संगठन या किसी संस्था का जनता के साथ जो संबंध बनाता है वह क्या है? जनसंपर्क कहते हैं। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि जनसंपर्क क्या है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? किसी भी संगठन या किसी संस्था का जनता के साथ जो संबंध रहता है, जो बनता है, उसे क्या कहते हैं? जनसंपर्क, है ना। तो हम लोग क्या पढ़े अभी? जनसंपर्क पढ़े, है ना। तो जनसंपर्क के बारे में आ गया। यहाँ देखिए विज्ञापन। तो बच्चों हम लोग विज्ञापन क्या पढ़े थे? मतलब लोगों के ध्यान को आकर्षित करने का एक तरीका है विज्ञापन, है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसको अगला दिन पढ़ेंगे। मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग। अब हम लोग लेसन 8 आ गए हैं। तो वो देखते हैं हम लोग 17वीं शताब्दी में किस उद्योग का विशेष विकास हुआ, है ना। ये देखेंगे। अरे बहते पानी का उपयोग किस काल की विशेषता थी? बादशाह अकबर की राजधानी कहाँ थी? ये 3 आप लोग का होमवर्क है ना। ये 3 होमवर्क करके आप लोग टाइम को ध्यान दीजिए और समय पर करके मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिए।